नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 10 लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज़ एट 10 की और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से घबराया पाकिस्तान। लगातार 11वें दिन एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन, भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। राजनाथ सिंह आज अपने जापानी समकक्ष के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर होगी चर्चा। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। केंद्र ने 25 अप्रैल को हलफनामा दाखिल कर कानून को बताया पूरी तरह से संवैधानिक। विदेशी सिनेमा पर ट्रंप की टैरिफ स्ट्राइक। यूएस से बाहर बनने वाली फिल्मों पर लगाया 100% टैक्स। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज दूसरा दिन। प्रतियोगी तैराकी, निशानेबाजी और फुटबॉल में जोर आजमाइश करते आएंगे नजर। और आइए अब शुरुआत करते हैं। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान घबराया हुआ है। अपनी खीज मिटाने के लिए एलओसी पर वो लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। पिछली रात भी उसने बिना उकसावे के फायरिंग की। पड़ोसी देश की सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से गोलीबारी की। पाकिस्तान के इस दुस्साहस का भारतीय सेना भी तुरंत और मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और वहीं पहलगाम आतंकी हमले के मामले में कुलगाम जिले के टांगी मार्ग गांव के इम्तियाज अहमद मगरे को पुलिस ने हिरासत में लिया था। सुरक्षा बलों के मुताबिक पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया था कि उसने आतंकियों के लिए भोजन और दूसरी व्यवस्था की थी। सुरक्षा बलों के अनुसार पूछताछ के आधार पर उसे आतंकियों के एक ठिकाने पर ले जाया जा रहा था। उसने हिरासत से भागने का प्रयास किया और विश्वा नदी में कूद गया। पानी के बहाव के कारण वो दरिया में बह गया। ये पूरा घटनाक्रम एक ड्रोन कैमरे में कैद हो गया। युवक का शव बाद में अहरबल इलाके में नाले से निकाला गया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों पक्ष वर्तमान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। हालिया वर्षों में भारत और जापान के बीच रक्षा आदान प्रदान में मजबूती आई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और स्थिरता के मुद्दे पर साझा दृष्टिकोण से भी इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गौरतलब है कि नवंबर 2024 में लाओ पीडीआर में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक 6 महीने के भीतर दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच ये दूसरी बैठक है। और वहीं वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा और इससे पहले 17 अप्रैल को कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए 7 दिनों का समय दिया था। साथ ही अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड की नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का जवाब आने तक वक्फ घोषित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा था। केंद्र ने 25 अप्रैल को कोर्ट में हलफनामा दिया और कहा कि ये कानून पूरी तरह से संवैधानिक संसद से पास हुआ है, इसीलिए इस पर रोक नहीं लगानी जानी चाहिए। वहीं 1332 पन्नों के हलफनामे में सरकार ने दावा किया है 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ, जिससे कई बार निजी और सरकारी जमीनों पर विवाद हुआ। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के आंकड़ों को गलत बताया और कोर्ट से झूठा हलफनामा देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो कानून के खिलाफ दायर 70 से ज्यादा याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगा, जिनमें AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल है। ये कानून अप्रैल में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू किया गया था। लोकसभा में 288 और राज्यसभा में 128 सांसदों ने इसका समर्थन किया था। कई विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। संभल जामा मस्जिद मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में ASI की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया गया था और मामले की सुनवाई आज के लिए टाल दी गई थी।
दरअसल सिविल कोर्ट ने 19 नवंबर 2024 को विवादित मस्जिद परिसर का एएसआई से सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था, जिसे मस्जिद की प्रबंधन समिति ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। और वहीं ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और यह सुनवाई वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग छोड़कर विवादित वजूखाने के एएसआई से सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर होनी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। दरअसल श्रृंगार गौरी केस की मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने के एएसआई सर्वेक्षण की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई है। और उधर बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं। एनडीए के साथ महागठबंधन भी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रही है। एनडीए के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की सफलता के बाद गठबंधन ने विधानसभा स्तरीय सम्मेलन करने का निर्णय लिया। 15 जून से एनडीए के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के शुरू होने की उम्मीद है। इसमें गांव स्तरीय एनडीए के कार्यकर्ता भाग लेंगे। वहीं सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच और बेहतर समन्वय स्थापित करना है। बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में हुई पार्टी नेताओं के साथ बैठक ये निर्णय इसमें लिया गया है। और वहीं इंडी गठबंधन की कोऑर्डिनेटर कमेटी की बैठक भी लगातार हो रही है और अभी तक 3 बैठकें इसमें हुई हैं। इसमें से 2 तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हुई है। तेजस्वी एनडीए के मॉडल को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं को अलग अलग टास्क भी दिया है। बिहार में इन दिनों असुद्दीन ओवैसी भी कैंपेन कर रहे हैं। ओवैसी की नजर इस बार बिहार चुनाव में तेजस्वी से बदला लेने की है। दरअसल पिछले चुनाव के बाद आरजेडी ने उनके 4 जीते हुए प्रत्याशियों को तोड़ लिया था। ऐसे में ओवैसी खुलकर बिहार में आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शिक्षा के नाम पर लूट कर रहे स्कूलों पर प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने 33 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही आरोपित विद्यालय में 1 सप्ताह के अंदर जुर्माना भरकर जिला विद्यालय निरीक्षक को रसीद जमा करने का आदेश दिया है। पूरा मामला जिले के निजी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के नामी गिरामी स्कूलों का है। बता दें कि संभल जिले में संचालित सीबीएसई और आईसीएसई विद्यालयों में संचालित पाठ्य पुस्तकों की जांच कराई गई। इन स्कूलों में एनसीईआरटी से बाहर की प्राइवेट पब्लिशर की महंगी किताबें अपने खास बुक सेलरों से खरीदवाने या स्कूल की ओर से बेचने और महंगी फीस वसूलने की लगातार शिकायतें आ रही थीं। डीएम ने शिक्षा विभाग समेत जिला स्तर के अधिकारियों की कमेटी से मामले की जांच कराई, जिसमें जबरदस्ती प्राइवेट पब्लिशर की किताबें स्कूल में चलाने की पुष्टि हुई। और वहीं उत्तर प्रदेश में कानपुर के चमनगंज इलाके में जूते के एक कारखाने में बीती रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। इनमें जूता कारोबारी दानिश, उसकी पत्नी और उनकी 3 बेटियां शामिल हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बिल्डिंग में अवैध रूप से जूते का कारखाना चलाया जा रहा था। फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भयानक रूप भी धारण कर लिया। वहीं इमारत की सभी 5 मंजिला जो मंजिल है वो आग की चपेट में आ गई। और इस हादसे को लेकर एडीसीपी सेंट्रल कानपुर ने बताया कि निकाले गए शवों को चिकित्सीय प्रक्रिया के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। साथ ही बिल्डिंग की फिर से तलाशी की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई व्यक्ति फंसा हुआ ना हो। अभी तक 5 लोगों को यहाँ से निकाला गया है और निकाल के भेजा गया है और भेजने के बाद वहाँ पे चिकित्सक द्वारा उनका परीक्षण किया जाएगा। फिर आवश्यक जो कार्रवाई है, चिकित्सकीय कार्रवाई है, वो की जाएगी। अभी ये भी देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कोई और भूला भटका व्यक्ति अंदर रह गया हो, शेष रह गया हो। अभी इसको हम दोबारा सर्च कराएंगे। और वहीं कानपुर के एसीपी ने बताया है कि आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए घटना की जाँच की जा रही है। वर्तमान समय में जो भी आग बुझाई जा चुकी है, जानकारी हुई है। इसमें दानिश, उनकी पत्नी और उनकी 3 बच्ची, कुल मिलाकर 5 लोगों की मृत्यु हुई है। इनको मारकर अभी जो फायर ब्रिगेड है और जो भी इसमें अन्य हमारी कॉन्सेप्ट टीम आई थी, वो जानकारी करने के बाद ही
जांच के बाद ही जानकारी हो सकी थी किन कारणों से आग लगी। और सारे बिल जो है आग क्यों लगी हुई है, किन कारणों से लगी है, तो जो भी इसमें एक्सपर्ट टीम बनेगी तो उसके द्वारा जो जांच की जाएगी, जो फैक्ट आएंगे उनकी समीक्षा करके कार्रवाई की। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 58वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए इटली के मिलान पहुंच गई हैं। इटली में भारत के राजदूत वानी रॉव ने एयरपोर्ट पर वित्त मंत्री का स्वागत किया। 7 मई तक चलने वाली इस बैठक में वो भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगी और इस बैठक में एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल, एडीबी सदस्यों के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान भाग लेंगे। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री इटली, जापान और भूटान के वित्त मंत्रियों के साथ साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी। इसके अलावा वो वैश्विक थिंक टैंक, व्यापार जगत के नेताओं और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मिलेंगी। यात्रा के दौरान वो भारतीय प्रवासियों के साथ भी बातचीत करेंगी और बोकोनी विश्वविद्यालय में आर्थिक और जलवायु लचीलेपन में संतुलन विषय पर एक पूर्ण सत्र को भी संबोधित करेंगी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रसेल्स में बेल्जियम के रक्षा एवं विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रेंकेन और फ्लैंडर्स क्षेत्र के मंत्री राष्ट्रपति मैथियास डिपेंडले के साथ बैठक की। वहीं इस दौरान व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार में भारत बेल्जियम साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने, औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने और सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा उत्पादन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वहीं उभरती वैश्विक चुनौतियों के बीच दोनों पक्षों ने पारस्परिक समृद्धि और मजबूत आर्थिक सहयोग के साझा दृष्टिकोण को भी दोहराया। साथ ही बैठक में यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौते की प्रगति की भी समीक्षा की गई। वित्त वर्ष 2026 की शुरुआत में मॉयल ने अप्रैल में अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दर्ज किया है। इस्पात मंत्रालय ने जानकारी दी कि कंपनी ने अप्रैल में रिकॉर्ड 1.62 लाख टन मैग्नीज अयस्क का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.5% अधिक है। इसके अलावा खोजपूर्ण कोर ड्रिलिंग भी उल्लेखनीय वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। वहीं अप्रैल में 11,453 मीटर की ड्रिलिंग की गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 58% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। मॉयल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अजीत कुमार सक्सेना ने कहा कि अप्रैल में मॉयल का प्रदर्शन आने वाले वर्ष के लिए सकारात्मक संकेत देता है। संगठन निरंतर विकास और मूल्य सृजन के लिए प्रतिबद्ध है। भारत वाशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक मुख्यालय में वैश्विक भूमि सुधार वार्ता का नेतृत्व करेगा। एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल 8 मई तक होने वाले विश्व बैंक भूमि सम्मेलन में अपनी परिवर्तनकारी स्वामित्व योजना और ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म प्रस्तुत करेगा। पंचायती राज मंत्रालय ने जानकारी दी कि वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भूमि शासन प्रणाली पर 2 प्रमुख सत्रों में अपनी योजना पेश करेगा। सम्मेलन में भूमि स्वामित्व में सुधारों को बढ़ाने, भू स्थानिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने और जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं, रणनीतियों पर नए शोध पर भी चर्चा होगी। वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में वियतनाम बौद्ध विश्वविद्यालय को इन दिनों दुल्हन की तरह सजाया गया है। संयुक्त राष्ट्र वेसाक 2025 समारोह के लिए यहां विशेष आयोजन किया जा रहा है। यहां भारतीय कला और संस्कृति की भी अनूठी छाप देखने को मिल रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण है विश्वविद्यालय के चारों तरफ लगाई गई भगवान गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित पेंटिंग्स। किस तरह की है ये चित्र प्रदर्शनी, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में और ज़्यादा जानना और समझना हो तो इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। वियतनाम बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की चारों तरफ दीवारों पर इस तरह की कलाकृतियां बनाई गई हैं जो भगवान बुद्ध के जीवन को
प्रदर्शित कर रही हैं। किस तरह से उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर ज्ञान को प्राप्त किया, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन सन्यासी के रूप में व्यतीत किया, वो तमाम जानकारियाँ इन पेंटिंग के माध्यम से दिखाई गई हैं। और सबसे खास बात ये है कि इन पेंटिंग के अंदर ये केवल विदेशी पेंटिंग नहीं है, बल्कि भारतीय कलाकृतियाँ, भारतीय संस्कृति की छाप इन पेंटिंग के अंदर साफ देखी जा सकती है। इस पेंटिंग के माध्यम से समझा जा सकता है कि किस तरह से भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए लगातार तपस्या की थी। और आप देख सकते हैं ये बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर किस तरह से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं भगवान बुद्ध। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि कैसे रानी खेमा को सुंदरता के प्रति प्रेम के कारण हीनता का एहसास होने लगा। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के कारण वह प्रबुद्ध हो गईं और समुदाय में सबसे बुद्धिमान भिक्षुणी बन गईं। यहाँ बताया गया है कि भगवान बुद्ध ने राजा बिंबिसार का धर्म परिवर्तन करने के लिए राजगृह शहर में प्रवेश किया। इस पेंटिंग में बताया गया है कि किस तरह से एक महिला अपने पूरे परिवार को खो चुकी होती है एक प्राकृतिक आपदा के अंदर और पूरी तरह से पागल हो जाती है, लेकिन सौभाग्यशाली ये रही क्योंकि वो भगवान बुद्ध से मिलती है और भगवान बुद्ध उसे ज्ञान देते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करने में उसकी मदद करते हैं। कैमरामैन वाई के लोकनाथ के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, वियतनाम। और मौसम की बात करें तो देश के कई राज्यों में मौसम लगातार बदल रहा है। कई राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में आज धूल भरी आंधी और हल्की बारिश हो सकती है। और इस बीच मौसम विभाग ने 6 मई तक पूर्वी और मध्य भारत में गरज के साथ तेज हवा और बारिश का अनुमान जताया है। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक गरज के साथ तेज हवा, ओलावृष्टि और वर्षा होने की संभावना जताई गई है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही आज बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने का भी अनुमान है। जबकि दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आसपास के क्षेत्रों में अगले 7 दिनों तक गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों उत्तराखंड में 8 मई तक मौसम खराब रहेगा। आईएमडी ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार जैसी जगहों में गरज और तूफानी हवाओं के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने खराब मौसम के मद्देनजर लोगों को सतर्क रहने को कहा है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के भव्य उद्घाटन के साथ ही स्पर्धाओं की शुरुआत हो चुकी है। ये गेम्स बिहार और राजधानी दिल्ली में आयोजित हो रहा है। आज वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, गतका, मलकम, तीरंदाजी, फुटबॉल में खिलाड़ी मैदान पर नजर आएंगे। वहीं जूडो, स्विमिंग और शूटिंग में खिलाड़ी पदक के लिए जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे। जबकि एथलेटिक्स 12 मई से शुरू होंगे। हॉकी से 7 से 13 मई तक राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेली जाएगी। वहीं बिहार में पहली बार आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की 7वें संस्करण में देश भर के लगभग 10,000 खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ का दल बिहार पहुंचा है। ये प्रतियोगिताएं बिहार के 5 शहर पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित होंगी। जबकि 3 स्पर्धाएं शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग दिल्ली में आयोजित की जाएंगी। संक्रमण सेहत के लिए खतरा है और काफी लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित भी करता है। अक्सर इसका कारण होता है साफ सफाई का ध्यान ना रखना। आज विश्व हाथ स्वच्छता दिवस है। संक्रमण से बचाव में हाथों की स्वच्छता का विशेष महत्व है। एक्सपर्ट से जानते हैं कि हैंड हाइजीन मेंटेन रखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हर वर्ष 5 मई को मनाया जाता है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। इसका उद्देश्य है सभी को हाथों की स्वच्छता के महत्व के विषय में जागरूक करना। हाथों की स्वच्छता बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेष महत्व रखती है। यदि हम रोगों से बचाव करना चाहते हैं, इसके लिए महत्वपूर्ण है हाथों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना। आज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हैंड हाइजीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माध्यम है जिससे हम बहुत सारी बीमारियों को होने से रोक सकते हैं। WHO के हिसाब से भी टॉप 10 चीज़ें जो हम कर सकते हैं जिससे इन्फेक्शंस प्रिवेंट होते हैं, उसमें एक अगर वैक्सीन है तो एक हैंड हाइजीन है। इसीलिए हैंड हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है बहुत सारे इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने में। हम दिन भर में कई चीज़ों को छूते हैं, दरवाजों के हैंडल, मोबाइल फोन, भोजन और कई तरह की चीज़ें, और इन्हें छूकर हम यदि अपने हाथों को नहीं धोते
तो इन पर लगे कीटाणु हमारे हाथों में जमा हो जाते हैं और उसके बाद जब हम अपने चेहरे, नाक या मुंह पर हाथ लगाते हैं तो यही कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जो संक्रमण और बीमारियों के फैलने का कारण बनते हैं। हाथ साफ रखना कीटाणुओं के फैलाव को रोकने और बीमारी से बचाव में सहायक सबसे प्रभावशाली विकल्पों में से एक है। संक्रमण से बचाव की पहली और सबसे कारगर ढाल है हाथों की सफाई। जब भी हम साबुन लेंगे उसको हम दोनों हाथ में ढंग से रब करेंगे। कुछ जगहें होती हैं हाथ की जो हम अक्सर छोड़ देते हैं, जैसे उंगलियों के टिप्स, जैसे उंगलियों के बीच का हिस्सा, अंगूठा, हमारा रिस्ट और हमारे हाथ का पीछे वाला हिस्सा। तो इन सब एरियाज़ को कवर करना बहुत ज़रूरी है। जब भी साबुन लगाएं ऐसे एक हाथ को दूसरे हाथ पे घिसे ताकि उंगलियों के टिप कवर हों, उंगलियों को एक दूसरे के बीच में ऐसे रब करें ताकि ये वाले एरियाज़ भी कवर हों, रिस्ट पर भी साबुन लगाएं और बाद में बहते हुए नल के पानी से इस साबुन को हटा दें। इस पूरे कार्यक्रम में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं पूरा साबुन लगाने हाथ धोने, बट इस 2 मिनट से हम बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी जिंदगियाँ में बहुत सुधार ला सकते हैं। इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे पे कि हम सबको ये बात फैलाएं कि हैंड हाइजीन बहुत अनिवार्य है और हम सबको अपनी डेली लाइफ, अपनी डेली रूटीन में भी हैंड हाइजीन को फॉलो करना चाहिए। अपने हाथों की साफ सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देने की आवश्यकता सभी को होती है। हाथों की सही स्वच्छता आपके लिए स्वस्थ और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित कर सकती है। स्वस्थ हाथ, सुरक्षित जीवन। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लॉन्च किया। DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1 नाम की ये धान की किस्में कम पानी में तैयार होती हैं और साथ ही अधिक उत्पादन क्षमता के साथ ही इसके तैयार होने में समय भी लगता है। तो आप इस रिपोर्ट को देखिए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कृषि के क्षेत्र में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में विकसित विश्व की पहली 2 जीनोम संपादित चावल की किस्मों का लोकार्पण किया और वैज्ञानिक शोध की दिशा में नवाचार की शुरुआत की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने दोनों किस्मों के अनुसंधान में योगदान करने वाले वैज्ञानिकों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, पोषण युक्त उत्पादन बढ़ाने और देश के साथ साथ दुनिया के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करते हुए भारत को फूड बास्केट बनाने के मकसद से काम करना होगा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प विकसित भारत, और विकसित भारत विकसित खेती के बिना नहीं बन सकता, समृद्ध किसान के बिना भी नहीं बन सकता। किसान आगे बढ़ेगा, समृद्ध होगा और खेती विकसित होगी, तभी संपूर्णता पूरी तरह से हम विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम बड़ी तेजी से चल रहा है। वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है और खेती उसका मुख्य आधार है। ICAR ने भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1 विकसित की हैं। ये किस्में अधिक उत्पादन, जलवायु अनुकूलता और जल संरक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं। इन नई किस्मों को जीनोम संपादन तकनीक यानी CRISPR-Cas आधारित जीनोम एडिटिंग तकनीक से विकसित किया गया है, जिससे जीवों के मूल जीन में सूक्ष्म बदलाव किए जाते हैं और कोई विदेशी DNA नहीं जोड़ा जाता। SDN1 और SDN2 प्रकार के जीनोम एडिटिंग को सामान्य फसलों के तहत भारत सरकार के जैव सुरक्षा नियमों के तहत मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। ICAR ने 2018 में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान निधि के तहत 2 प्रमुख धान की किस्मों सांबा महसूरी और MTU 1010 को बेहतर बनाने के लिए जीनोम एडिटिंग अनुसंधान शुरू किया था। इसका परिणाम है इसमें उपज में 19% तक वृद्धि, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 20% तक की कमी, सिंचाई जल की 7,500 मिलियन घन मीटर की बचत, सूखा, लवणता और जलवायु दबाव के प्रति बेहतर सहनशीलता विकसित हुई है।
जो मुख्य स्टेपल फसलें हैं, गेहूं हो और धान हो, इसमें बहुत तरह की चुनौतियों को हम लोग को सामने करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो क्लाइमेट रेजिलियंस का जो इशू है, क्लाइमेट चेंज का विषय है, उस पर हम लोग को नई नई वैरायटीज़ की आवश्यकता पड़ी और हमारे IARI, ICR के सभी जो संस्थाएं हैं उन्होंने क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ हम लोगों ने पैदा की है और उसको हम लोग सीड चेन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, ये हमारे देश में हमारे साइंटिस्ट ने पैदा की है, डेवलप की है। ये किस्में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए विकसित की गई है। भारत सरकार ने बजट 2023-24 में कृषि फसलों के लिए 500 करोड़ रुपए जीनोम एडिटिंग हेतु आवंटित किए हैं। यह वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है कि भारत ने दुनिया में पहली बार इस तरीके की सफलता हासिल की है और भारत दुनिया में पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चावल की 2 किस्मों की जीनोम एडिटिंग करके उन्हें और उन्नत बनाया है। ऐसी ही कोशिश दलहन तिलहन में भी की जा रही है, जिससे कि इन फसलों को और उन्नत तो किया ही जा सके, साथ ही उत्पादन को बढ़ाकर भारत ही नहीं बल्कि विश्व की खाद्य जरूरतों को पूरा किया जा सके। कैमरामैन सुमित नोटियाल के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली।